रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, स्क्रीन शेयर अब आ गया मुझे यार। सो वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। सर फोर्थ भी था डाउट। सर फोर्थ भी था सर। ठीक है, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाई यूज करेंगे, क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पीवाई क्यू, ये लिख के रखना पड़ता है यार, बाद में पीडीएफ का नाम दिक्कत हो जाती है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 4, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालनी है हमें। ठीक है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा ट्रिकी होता है, मैं गंदा से एक डायग्राम बना रहा हूँ बस टाइम पास के लिए। यहाँ पर एक आर है, यहाँ स्ट्रेट वायर है और यहाँ से एक आर दूसरा है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक आर है, यहाँ से एक आर है, ओके। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देख के हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन से पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये पॉइंट जो है दिस इज बेसिकली ए, अग्रीड और नॉट, क्योंकि ये ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वैसे ये वाला जो पॉइंट है दैट इज बी। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं सी और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। चलो तो अब सर्किट रीड्रॉ करेंगे पॉइंट पोटेंशियल को यूज करते हुए। ए से एक पहला, ए से देखो, ए पॉइंट से दो रेजिस्टर जा रहे हैं और दोनों सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ए से दो रेजिस्टर जाते हैं जो दोनों ही सी पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, और ए पॉइंट से एक रेजिस्टर डी की तरफ भी जाता है, तो डी यहां कहीं ड्रॉ कर लेते हैं। नाम दे देते हैं सबको, 1 2 3 4 5 6। अब 5 से ज्यादा रेजिस्टर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनने का भी चांस है, तो उस पर भी नजर रखना। 1 2 और ये रेजिस्टर नंबर 4 है। ठीक है, पॉइंट डी से एक रेजिस्टर सीधे बी की तरफ जाता है, कौन सा, रेजिस्टर नंबर 6। ठीक है, सी से एक रेजिस्टर सीधे बी की तरफ जाता है, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी, डी से एक नहीं दो रेजिस्टर बी तक जाते हैं, 5 और 6। ठीक है, सी से एक रेजिस्टर डायरेक्ट बी को जाता है, यानी कि रेजिस्टर नंबर 3। और सी और डी के बीच में कोई रेजिस्टर लगा है क्या डायरेक्ट? 1 2 3 4 5 6 सारे रेजिस्टर्स नहीं सर। हमारे, हाँ या ना? यस और नो बच्चा पार्टी? नो सर। 6 के 6 रेजिस्टर डन है। तो अब हमें दिख गया यस। कि बेसिकली ये दोनों सीरीज में, ये आर बाय सॉरी पैरेलल है, तो ये आर बाय 2 है और ये आर है, तो आर बाय 2 और आर सीरीज में है। सेम वेज यहाँ पर एक आर बाय 2 है और ये एक आर है, ये भी आपस में सीरीज में है। अग्रीड और नॉट? यस सर। तो बेसिकली 3r/2 और 3r/2 पैरेलल में है। आर इक्विवेलेंट जो है हमें पहले ही पता चल गई, जब भी दो इक्वल रेजिस्टर पैरेलल में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस r/2 होगी। तीन इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो r/3 होगी, r/n होता है फॉर्मूला, मैंने आपको लिखवाया था सीरीज पैरेलल में। तो 3r/2 और 3r/2 पैरेलल में लगे हुए तो नेट रेजिस्टेंस 3r/4 आ जाएगी, हाँ या ना? आंसर क्या बना? यही बना सर। ऑप्शन ए। पीछे क्या दिया है? यही है सर। यही है सर। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज करनी है। अगर सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आता है, यूज पॉइंट पोटेंशियल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सीबीएसई में पॉइंट पोटेंशियल वर्ड नहीं लिखना है, सीबीएसई में आपने वर्ड लिखना होता है रीड्रॉइंग द सर्किट। ठीक है, वहां पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक वर्ड यूज नहीं करोगे, सीबीएसई में ऐसे लिखना चाहिए, रीड्रॉइंग द सर्किट। ओके, तब ये पूरा का पूरा वैलिड है। मेंस में आ जाए तो सर जल्दी करते रहना। हाँ जी सर एक ना फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी बस मैंने। बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये मेरी के थ्रू करेंगे? बेटा व्हीटस्टोन लग रहा है,
जो ठीक सेंटर में बैठा हुआ है ना, वो तो उड़ जाएगा तो Wheatstone सर से। मेरे को ना, अच्छा सर ये मिरर सिमेट्री और ये जो आपने फोल्डिंग सिमेट्री वाले क्वेश्चंस कराए थे, ये आते हैं मेंस में? मीन्स में बेटे सीधे सीधे ये नहीं बोलते सॉल्व दिस बाय मिरर सिमेट्री। क्वेश्चन में सिमेट्री लग रही होगी तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में मिरर सिमेट्री लग रही है तो मिरर को उड़ा दे। लेकिन मिरर सिमेट्री नहीं भी करना चाहता तो व्हीटस्टोन ब्रिज से उड़ रहा है वो कुछ। व्हीटस्टोन, सेंटर वाला हट जाएगा, हाँ जी सेंटर वाला रेजिस्टर हट ही जाएगा। बिल्कुल, व्हीटस्टोन ब्रिज से हट जाएगा, उसके लिए सिमेट्री की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सिमेट्री विमेट्री मैंने उस टाइम पे भी बोला होगा, ये मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि कहीं तुमको बुक्स में मिल जाता है कि सिमेट्री से कर लो, या कोई इंटरनेट वगैरह पे कुछ मिल जाए तो तुम्हें ये ना लगे कि यार हमें नहीं आती टेक्निक। टेक्निक करके रख लो, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा देखी जाएगी। ओके, बहुत मुश्किल कुछ ठीक है सर। मारने वाली चीज तो है नहीं यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, चलो। उसके बाद तुमने कहा था क्वेश्चन नंबर 8, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी लिख के दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 200 लिखी है, वो 20 ओम लिखनी चाहिए थी, वो मिसप्रिंट है। ठीक है, हमें कहा है कि इस गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट है दैट इज 0.04 एम्पियर। It is desired to convert it into ammeter of reading 20 amperes. Shunt is 0.05. What resistance must be connected in series with galvanometer? मतलब हमें कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर है जिसमें ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस 20 ओम्स की है, इसके साथ कोई और रेजिस्टेंस आर डैश लगा दी गई, ये आर डैश ढूंढनी है। जो शंट लगाई गई है वो 0.05 एम्पियर की है। ओके, हमें कहा है कि इसमें 20 एम्पियर का करंट आ सकता है। जब इसका एमीटर बनाएंगे तो इसमें 20 एम्पियर का करंट आ सकता है। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में 0.04 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, विच मींस नीचे वाली जो ब्रांच है जिसमें शंट लगी है उसमें 19.96 एम्पियर करंट जा सकता है। ठीक है, इनफैक्ट जाना भी यही चाहिए। अगर आपको शंट वंट के फॉर्मूले याद नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो फॉर्मूले याद करने पे तंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगते नहीं है। ऐसे फॉर्मूलों में लगता है बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट क्या है, दैट एस इज पैरेलल टू 20 प्लस आर डैश। कंसेप्ट ये, ठीक है। कभी भी गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर है तो हमेशा ऐसा एक रफ स्केच सा बना लेना या सर्किट डायग्राम बनाना और उसको सॉल्व करना, फॉर्मूले के चक्कर में मत फंसना। ठीक है, अच्छा, पैरेलल होने का मतलब क्या है कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है। ओके, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो इस शंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी 19.96 इंटू 5/100, और इस 20 प्लस आर डैश की अक्रॉस होगी 4/100 इंटू 20 प्लस आर डैश। 100 कट जाएगा, 19.96 इंटू 5 कितना होगा, 100 से थोड़ा सा कम। ठीक है, कर लो यार इसको सॉल्व। R dash will be equal to 19.96 into 5 minus 4 into 20 which is 80 whole divided by 4. ठीक है, 19.96 is very close to 20, तो ये होगा लगभग 100 minus 80, 20/4 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 ओम आ जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो अप्रोक्सीमेटली 5 ओम हो? ए आ रहा है। यस सर। ये मैंने रफ कैलकुलेशन की, मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला है। एग्जैक्ट आंसर तो 4.95 आना चाहिए था। अगर आप 19.96 इंटू 5 पूरा करते फिर प्रॉपरली डिवाइड करते तो 4.95 आंसर आएगा, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला 5 ओम और वो तुक्का भी मेरा लग गया। यस सर 99.8 आ रहा है ये आंसर, उसके बाद 4.95 आ 18 19.8 डिवाइडेड बाय 4 4.95 ही होगा। रहा है। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये पूरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करना चाहते हो तो तुम छोटे मोटे तुक्के मार सकते हो। ठीक है, मैथ्स नहीं है भैया, फिजिक्स है, छोटा मोटा अलाउड होता है। ओके, सुंदर सर को मत बोलना ये बात, वो गुस्सा कर जाएंगे।
सर मीटिंग रिकॉर्ड हो रही, सुंदर सर भी देखते हैं रिकॉर्डिंग? क्या पता। ओके सॉरी सुंदर सर, आपके बच्चों को गलत मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन क्या करें यार, टाइम बचाना जरूरी होता है। चलो, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज L, cell of EMF E is balanced at length L/3 from positive end. Length of wire is increased by L/2. At what distance will the same cell give a balance point? तो हम पोटेंशियोमीटर एक रफ सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, हमें नहीं पता कि इसका ड्राइवर सेल कितना है, ठीक है, हमें ड्राइवर सेल नहीं पता, ड्राइवर सेल को हम कैपिटल E कह देते हैं। फिर हमें कहा कि यहाँ से हमने एक छोटा सेल लगाया, ठीक है, और वो बैलेंस हो गया लेंथ L पे। इसका ईएमएफ F क्या रखा है इन्होंने, तो यानी कि F इज इक्वल टू लैम्डा L। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा याद है किसी को क्या होता था अंतरंग? ग्रेडियंट। क्या होता है लैम्डा? ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरी राइट। पता नहीं 2-3 लोगों ने आंसर बोला, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया। एनीवेज, फिर इन्होंने कहा कि लेंथ को जो है अब L/2 से बढ़ा दो। ओ, L/3 पे आया था, F इज इक्वल टू लैम्डा L/3। अब इन्होंने कहा है कि लेंथ को जो है L/2 से बढ़ा दो, यानी कि 3L/2 कर दो। तो लैम्डा 2 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, E डिवाइडेड बाय 3L/2, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू थी E डिवाइडेड बाय L इंटू L/3, तो F की वैल्यू E/3 थी। अब हमसे न्यू नल पॉइंट मांगा है, मान लो वो L' है, तो हम कहेंगे F इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू L', यानी कि E/3 इज इक्वल टू 2E/3L इंटू L'। 3 से 3 कट जाएगा, E से E कट जाएगा, L' इज इक्वल टू L/2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? यस सर। ठीक है, सारा गेम क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया था, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंजेस। पोटेंशियोमीटर के 99% क्वेश्चंस में पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही गेम होता है। आपको वहां पर बस इतना ही याद रखना होता है कि ये वाला जो ईएमएफ होता है हमेशा स्मॉल e, दिस इज लैम्डा इनटू नल पॉइंट L, ठीक है, नल पॉइंट के लिए L यूज कर लो। लैम्डा को आप चाहो तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ E डिवाइडेड बाय कैपिटल L लिख सकते हो, ठीक है। 99% क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर के इसी एक कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। इसके बाद आपने कहा क्वेश्चन नंबर 11, what is the maximum power developed across variable resistance R as shown in figure? तो maximum power वर्ड यूज किया है, मैं सर्किट दोबारा रिड्रॉ कर रहा हूं, कैपिटल R, और हमें यहां पर 2 सेल बना के दिए हैं। सर्किट ध्यान से देखना, ऐसे है, दोनों सेल 10 वोल्ट के हैं और दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। क्योंकि दोनों सेल पैरेलल में हैं, तो हमें आता है कि इनका ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, जो घूम फिर के वापस 10 वोल्ट ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेल इक्वल है, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है, और इनकी जो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1/1 प्लस 1/1। आंसर विल नॉट बी 2, ध्यान रखना, आर इक्विवेलेंट विल बी 1/2, ठीक है। अब हमें पता है मैक्सिमम पावर थ्योरम, जिसे जैकोबीज थ्योरम भी कहते हैं, इट सेज दैट पावर इज मैक्सिमम एट आर इफ कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। तो यानी कि कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पर 1/2 ओम होनी चाहिए, आर इक्विवेलेंट के जितना होना चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल R की, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, तो करंट की वैल्यू भी आ जाएगी, I will be E equivalent upon capital R plus equivalent internal resistance 10/1।
10 amperes, and power developed at R will be I square into R, यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू 1/2, 50 watts. The answer is A. क्लियर हुआ सबको कैसे किया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कहाँ अटके हुए थे भैया पहले? सर ये जो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है ना, ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मुझे लगाने में। अच्छा, ये कंसेप्ट थोड़ा Yes. प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाता है वैसे। ठीक है, Yes, और सर इस इसको एक क्वेश्चन ने दो कंसेप्ट ट्राई किए तुम्हारे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी तुम्हारा चेक हुआ और पावर का, मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट भी तुम्हारा चेक हुआ। और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे 2-3 कंसेप्ट चेक किए जा सकें। ठीक है, अगर सिंगल कंसेप्ट का आता है तो मुश्किल आता है, 2-3 कंसेप्ट लगाने होंगे तो वो क्वेश्चन आसान होगा, उसकी कैलकुलेशन आसान होगी, लेकिन तुम्हें वो सारे कंसेप्ट आने चाहिए, तब बच्चे फंस जाते हैं। तुझे एक कंसेप्ट नहीं आता था तो दूसरे में भी फंस गया। ओके, 11th के बाद तुम लोगों ने सीधा क्वेश्चन नंबर 17 बोला यार। 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इरोडॉफ से उठाया गया है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है सर इरोडॉफ से आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये डीसी पांडे में भी दिया हुआ है। डीसी पांडे ने इसको थोड़ा अजीब तरीके से सॉल्व किया हुआ है, मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सर ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? हाँ जी, क्यों क्या हुआ? नहीं सर, कोई वैसे डरने की पूछा कोई सर। बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना कि इरोडॉफ के नाम से मत डरो, उस ब्रांड से मत डरो, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये 20 वोल्ट्स पे है, ये 5 वोल्ट्स पे है, ये 2 ओम है, इसका हमें कुछ नहीं पता, ये वाला पॉइंट जो है ये 0 वोल्ट पे है, ऑब्वियसली करंट्स भी नहीं पता। अब डीसी पांडे जी ने कहा हुआ है कि भैया यहाँ पर ऐसे एक बैटरी अज्यूम कर लो 20 वोल्ट की, वैसे ही यहाँ पर एक बैटरी अज्यूम कर लो 5 वोल्ट की, और कर्चॉफ लॉ लगा के सॉल्व कर दो, और मैं उस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, वैसे नहीं सॉल्व करना है, इसको देखना ओम्स लॉ से सॉल्व करूंगा मैं। ओम्स लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे? एक चीज ऑब्वियस है कि एज इज एट हायर पोटेंशियल देन सी, सी का पोटेंशियल हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, मान लेते हैं यहां से करंट आ रहा है I1, वैसे ही बी से कोई करंट आ रहा है सी की तरफ I2। सर हो सकता है सी से बी जा रहा हो, उस केस में I2 नेगेटिव आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पॉइंट सी से नीचे करंट जा रहा है I1 प्लस I2, अग्रीड। अब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा एक एक करके तीनों रेजिस्टर पे। ठीक है, तो 2 ओम रेजिस्टर को देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 20 माइनस जो भी वीसी की वैल्यू है, दिस इज I1 इंटू 2। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 4 ओम रेजिस्टर की बात करूं तो 5 माइनस वी सी इज इक्वल टू I2 इंटू 4। और मैं तीसरे रेजिस्टर की बात करूं 2 ओम वाला, तो वी सी माइनस 0 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 2। तीन इक्वेशन, तीन अननोन्स। यहां से आप मुझे फटाफट से 2 मिनट लगाओ, तुम करोगे मैं नहीं करूंगा, वीसी I1 और I2 की वैल्यूज निकाल के बताओ। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ, 2 मिनट के अंदर निकाल के दो। अंतरंग कर सकता है कैलकुलेट खुद से? यस सर, कर रहा हूँ।
करो यार, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। सर नेट 4.5 आ रहा है इसका आंसर। नेट आंसर 4.5 आ रहा है नमन का, यानी कि ऑप्शन ए आ रहा है। यस सर। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? यही है सर। 4.5 सुन के बोल रहे हो कि सचमुच निकाल रहे हो? निकाला हुआ है सर। वेरी करा गुड। हुआ है सर पहले। मुझे तीनों वैल्यूज बताओ। विदुल, वीसी कितना आ रहा है? 9 वोल्ट शायद, हाँ 9 आ रहा है। 9 वोल्ट आ रहा है। तो सी की वोल्टेज ज्यादा हो गई बी से, यानी कि करंट उल्टा जाएगा। तो हमने I2 गलत लिया, I2 नेगेटिव आना चाहिए। I1 कितना आ रहा है? 5.5 5.5। और I2 कितना आ रहा है? 1 1 नहीं आना चाहिए, -1 आना चाहिए। -1 आ रहा है मैं सर को। -1 आना चाहिए। तो हमसे पूछा हुआ था करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, तो वो होगा I1 + I2 विच विल बी 4.5 एम्पियर। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम एंड 6 ओम। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं जो कराऊंगा वो थोड़ा सिंपल तरीका है, भले ही लंबा है। हमें कहा गया है कि इस 2 ओम से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 2 ओम है जिसके पैरेलल में एक और 2 ओम लगा हुआ है, हाँ या ना? क्योंकि ये 1 ओम और 1 ओम तो असल में 2 ओम ही है। तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से कितना करंट आ रहा है? यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होके 1 नीचे गया और 1 इधर गया। ओके, और थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 2 ओम यहीं रहता है, ये 6 ओम यहीं रहता है, ये 2 ओम और ये पूरा का पूरा 1 ओम। 2 और 3 सीरीज में, सॉरी 2 और 1 सीरीज में, तो टोटल 3 ओम बनता है। ठीक है, और इस 3 ओम में से कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। यहाँ से जो करंट जा रहा है 2 एम्पियर, वो ही इस पूरे 3 एम्पियर का करंट, सॉरी 3 ओम का करंट है। अगर यहाँ से इस 3 ओम से 2 एम्पियर जा रहा है, तो आप I1 R1 = I2 R2 लगा के देख सकते हो कि इस 6 ओम में से सिर्फ 1 एम्पियर करंट रहेगा। 6 और 3 पैरेलल है, वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए? इक्वल। तो अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप है 3 × 2, तो इसमें होना चाहिए 6 × 1। ठीक है, यानी कि इस बैटरी से नेट करंट कितना चल रहा है? 3 एम्पियर। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 3 एम्पियर एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, ये 2 है और ये भी 2 ही है असल में। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4 ohms, which means EMF is equal to current into total resistance 12 volts। कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया मैंने क्या किया? क्योंकि इसमें कंसेप्ट सिर्फ 10th क्लास के लेवल के लगे हैं, इसमें कैलकुलेशन लगी है, इसको सिंप्लीफाई करना अजीब था, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। हाँ या ना? सही आंसर निकाला भी है मैंने? यस सर। ठीक है, डन? यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ गया क्या किया? यस सर। वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 20 थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जो भूल भी जाते हैं लोग। अगर तुम भूल भी गए तो तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर है आरसी में मल्टीपल कैपेसिटर्स लगाने के। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक डाउट था, जैसे 19th क्वेश्चन, हाँ जी।
सर जब भी किसी रजिस्टर से दोनों तरफ से करंट आ रहा होता है, हाँ। तो जब इक्वल होता है सिर्फ तब कैंसिल होता है, मैं समझा नहीं तो करंट तब कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 19th में। करंट शोन, अच्छा करंट पासिंग थ्रू 2 ओम। बेटा 2 ओम को ध्यान से देख, ये एक ही पॉइंट से दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अगर तू वो 20 सर वोल्ट के ऊपर जो पॉइंट P बन रहा है ना, उस पॉइंट के दोनों एंड्स 2 ओम से जुड़ रहे हैं। अगर एक रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स एक ही पॉइंट से जुड़ गए तो उस रेजिस्टर में करंट क्यों पास करेगा? उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। हाँ या ना? वो तो जैसे मैंने तो सर जैसे करंट से किया था, जैसे अब सर जैसे दूसरा क्वेश्चन हो, किसी रजिस्टर से दोनों तरफ से करंट आ रहा हो, वो तो पॉसिबल सर उसमें हम होते हैं करंट ना। है, किसी एक ही तरफ जाएगा ना करंट। नदी दो तरफ थोड़ी बह सकती है, एक ही तरफ बहेगी। और अगर दूसरी तरफ से ज्यादा आ रहा हो और एक तरफ से कम आ रहा हो, विदुल, टोटल करंट डिसाइड होता है नेट पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है? अगर तेरे पास, तुझे क्लियर नहीं है कि कौन सा हाई है कौन सा लो है, तो किसी एक को हाई अज्यूम करके करंट का एक डायरेक्शन ले ले और फिर उसे सॉल्व कर, ठीक है? अगर तुझे ये बात समझ नहीं आ रही कौन सा हाई है कौन सा लो है, लेकिन ये मत नहीं कर सकते कि एक रेजिस्टर से दो अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल पड़े, ये नहीं कर सकते यार, वो गलत होता है। ओके विदुल, यस सर, इज इट क्लियर? यस, यस सर। अब हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हमेशा हमें पता है टाउ की वैल्यू होती है R इक्विवेलेंट इनटू C, लेकिन ये R इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए? R इक्विवेलेंट इज नॉट R और 2R का पैरेलल। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें बैटरी को शॉर्ट करना पड़ता है। शॉर्ट करने का मतलब क्या है? बैटरी के अक्रॉस हम एक ऐसी वायर लगा देते हैं तो बैटरी में से कोई करंट अब नहीं जा रहा है, लेकिन सर्किट ओपन नहीं होता है, ठीक है? सर्किट अभी भी क्लोज रहता है, कंप्लीट रहता है। और दूसरी चीज हम करते हैं ओपन कैपेसिटर, ठीक है? यानी कि कैपेसिटर निकाल के ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ए और बी, कैपेसिटर के जो दोनों एंड्स हैं ए और बी, फिर हम ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है? हम ये पूछते हैं कि अगर ए और बी के बीच में बैटरी लगी होती तो रेजिस्टेंस कितनी होती, ठीक है? फाइंड रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ओपन एंड्स ऑफ कैपेसिटर। और इस क्वेश्चन में ये आर इक्विवेलेंट निकालना अत्यंत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको दिख रहा है ये वाला जो आर है ये शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसके पैरेलल में एक स्ट्रेट वायर लग गई है, ठीक है? आर इज शॉर्टेड, ठीक है? उसकी वैल्यू 0 है। आप ये कह लो कि आर के पैरेलल में 0 रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो टोटल रेजिस्टेंस 0 हो गई। तो बचा क्या? 2R बचा। 2R रिमेन्स, अर्थात R इक्विवेलेंट इज 2R एंड टाउ इज इक्वल टू 2 into R into C। खत्म कहानी। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भैया, सबको क्लियर है ये बात? क्या हुआ, किसी को डाउट है इसमें तो बता दो, नो सर। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने 21 बोला है और 21 इज ऑल्सो आरसी सर्किट का क्वेश्चन, ठीक है? हमें कहा है कि कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो उसके चार्ज की इक्वेशन है Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ, और हमें टाउ की वैल्यू दे रखी है 2/log2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एट t equals 2 and t equals 5 seconds? और सर इसमें डाउट, इसका बस आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा था, पूरा ऑप्शंस के साथ मैच नहीं कर रहा था। ये मैंने इनके साथ बी सेक्शन वालों के साथ किया था, तो उन्होंने गूगल किया होगा इस क्वेश्चन को, तो ये 6 सेकंड होना चाहिए था। यस सर, 6 आपने होना कुछ चाहिए। निकाला होगा जो किसी ऑप्शन से मैच नहीं हुआ होगा, इररेशनल सा आंसर आया होगा 2√2। यस सर, लेकिन अगर 6 सेकंड्स लेते हैं तो पूरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ यस जाएगा? सर, यस सर। e raised to power minus 2 upon tau upon q naught e raised to power minus 6 upon tau। q naught से q naught मारा जाएगा, e raised to power minus 6 upon tau
नहीं, +6 अपॉन टाउ -2 अपॉन टाउ which is e raised to power -4 divided by tau. E raised to power -4 divided 4 by tau. by log 2. माइनस आएगा प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा ना यहाँ पे. Yes sir. E is equal e raised to power 2 log 2 या e raised to power log 4. तो Q2 upon Q6 is 4 because e raised to power log x is just x. ठीक है, so answer will be 4 which is option C. तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, t equals 6 होना चाहिए था यार. क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. यार टाइम बचा हुआ है हमारे पास, 3 मिनट है, 3 मिनट में फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं. Question 22. In the circuit shown in figure, C1 is equal to 2C2. Capacitor C1 is charged to potential V. Current in circuit just after switch is closed is. एक चीज पे ध्यान दो, just when switch is closed. Just when switch is closed. तो इन दोनों कैपेसिटर्स का बिहेवियर क्या क्या होगा? C1 जो है वो चार्ज्ड है, C1 जो है वो चार्ज्ड है, तो इट विल बिहेव लाइक battery behaves like a battery of voltage V. बस एक इंस्टेंट के लिए, थोड़ी देर बाद ऑफ कोर्स ऐसा बिहेवियर नहीं दे पाएगा. और C2 जो है वो अनचार्ज्ड है, तो अनचार्ज्ड कैपेसिटर जो मर्जी वैल्यू होती रहे, जस्ट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड इट बिहेव्स लाइक क्लोज्ड या ऑन स्विच. ठीक है, क्लोज्ड या ऑन स्विच. तो आप इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर सकते हो. कैसे? C1 की जगह पर आप बैटरी ड्रॉ कर दो V की, ऊपर वाला रेजिस्टेंस R वैसे ही रहेगा, नीचे वाला रेजिस्टेंस R वैसे ही रहेगा. C2 की जगह पर आप स्ट्रेट वायर या ऑन स्विच लगा सकते हो, तो वो सर्किट में कुछ भी अब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. तो इसको तो देख के ही पता चल गया कि I की वैल्यू होगी V/2R. ठीक है, आंसर इज डी. अग्रीड, क्लियर है सबको? Yes sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट? No sir. सर C1 is equal to C2 C2 से क्या मतलब था? हाँ जी, C1 equal to C2. वो सिर्फ तुम्हें दुखी करने के लिए है. ठीक है, C1 equals to C2 is just to confuse. यहाँ पे 100 C2 भी लिखा होता कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि तुम इसमें भटक जाओ, तुम C1 C2 के रेशियो के हिसाब से RC सर्किट बना के उसे सॉल्व करने लग जाओ, जबकि कोई जरूरत नहीं है. अगर तुमको ये दो कंसेप्ट लगाने आ गए, देखो कंसेप्ट बड़े सिंपल है. मेंस में आसान कंसेप्ट ही लगाने होते हैं, बच्चे पैनिक करके उनको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. वो सोचते नहीं मेंस में इतना आसान नहीं आ सकता. मेंस में बहुत आसान आता है यार, बस तुम पैनिक मत करना, खुद पे भरोसा रखना. आराम से तुम 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाएंगे. मुश्किल क्वेश्चन 5 से 10 ही होता है, जिसके लिए फाइट लगती है असल में. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनता अपने लिए चीजें कॉम्प्लिकेट कर देती है और फिर वो 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाती. ठीक है, तो तुमने भी यही देखना है, सबसे पहले वो 15 आसान क्वेश्चन ढूंढना, उसके बाद ही मुश्किल 10 पे जाना. वो 15 आसान प्लीज पहले ढूंढ के निपटा देना. वो 60 नंबर पक्के हो गए, एक बार तुम 95 परसेंटाइल से ऊपर चले गए, उसके बाद देखी जाएगी. ठीक है, चलो फिर अभी के लिए इस मीटिंग को एंड करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे. ओके.